पार्ट 2। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक ले लेंगे, क्लास वर्क ले लेंगे और साथ में रफ बुक भी रख लेंगे, है ना। अपना ब्लू पेन वो भी रख लीजिए, पेंसिल वो भी आप रख लीजिए। अगर कुछ वैसा आपकी अध्यापिका जी बताएंगी तो उसे आप लोग रफ बुक में नोट कर सकते हो, ठीक ना। चलिए आप लोग ले लिए। हाँ, तो अब सबसे पहले यह पेज नंबर 5 निकालिए, ठीक है। पेज नंबर 5 में क्या है कि यहाँ पे एक बूढ़ी दादी माँ बैठी हैं, इनको घेर करके ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दादी माँ के साथ ये बच्चे बैठे हुए हैं। यार चित्र में बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, अनुमान लगाइए कि बच्चे खुश क्यों हुए होंगे। फिर चित्र में बूढ़ी औरत क्या कर रही है, अपनी दादी जी के बारे में बताइए। आप अपनी दादी जी के बारे में बताइए। पाठ के चित्र देखिए, चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। फिर पाठ पढ़िए, नए शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन, रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है। नए शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। नए शब्द और वाक्य के बारे में अपने मित्र से, अपने दोस्त से चर्चा कीजिए, बात कीजिए। नए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। नए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में आप डिक्शनरी जो बोलते हैं उसमें आप लोग ढूंढिए। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ की तरफ, ठीक है। कहते हैं कि अब लेखक कहानी बता रहे हैं अपने बारे में, आत्मकथा। लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं कि वो जब छोटे थे, उनकी दादी माँ थी। दादी माँ के बारे में भी वो बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ कैसी थी। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। कहते कमजोरी ही है अपनी, लेकिन सच तो यह है कि थोड़ी सी कठिनाई पड़ती ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो कभी कभी अनमना सा हो जाता है। कभी कभी मन बेचैन हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो वही ये कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते। कहते हैं मेरे शुभचिंतक जो है, जो मेरे अच्छाई चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि मेरे शुभचिंतक मित्र जो है मुंह पर प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं कि अब अगले महीने छुट्टी होगी, या फिर 2 दिनों के बाद दशहरा छुट्टी है, दीपावली छुट्टी, ऐसा बोलते हैं। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं और पीठ पीछे, सामने तो ये बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वो शिकायत करते, कहते ये कमजोर है, थोड़ी सी बात पर यह घबरा जाता है। प्रतिकूलता, अनमना, घबराना, मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ये सोचते हैं कि जाने तो अब इन बातों को फिर से नहीं सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस यानी अचानक, एकाएक। बरबस यानी एकाएक, बरबस यानी एकाएक, अचानक। अचानक कहते हैं कि मेरे सामने शरद की शीत किरणों के तरह स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया, सही से वो दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, वैसी छाया में आंखों के सामने नाच उठता है। मुझे लगता
क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर, क्वार यानी कि श्रावण मास, बाढ़ आता है उस मास, उस महीने में आता है ना, श्रावण मास में बाढ़ आ जाता है कहीं कहीं। अभी आप देख रहे होंगे, न्यूज में सुन रहे होंगे, उत्तराखंड, बिहार, जगहों पे बाढ़ आ गया है, बहुत घरों में पानी घुस जाता है, बहुत लोग तबाह हो जाते हैं, सब लोग इधर से उधर जाने के लिए परेशान हो जाते हैं, मजबूरी में वो इधर से उधर जाते ही रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है क्वार। चारों तरफ कहते हैं कि पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें, कहते हैं कि दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये एक प्रकार का घास होता है जो कि अगर गेहूं के साथ, गेहूं का जब हम लोग बीज बोते हैं, गेहूं के पौधे के साथ या फिर मक्के के पौधे के साथ वो भी निकलता है, वो अपने आप निकल जाता है। और वो क्या होता है कि अगर आप उसे समय पर नहीं निकालेंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे काम करने वालों से, मजदूरों से, तो क्या होगा कि वो गेहूं के फसल को दबा देता है, वो नीचे चला जाता है और वो घास जो है, जिस अनचाहा घास उसको बोलते हैं, वो बड़ा होने लगता है और जो मुख्य फसल है उसको वो दबा देता है। उसकी अधगली घासें, घेवर, बनप्याज, जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जब बारिश का पानी, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बारिश का पानी कहीं अगर जमा हो जाता है, उसके बाद देखिएगा जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी, बारिश के पानी के साथ उसमें कचरा भी बन के आ जाता है, कुछ भी रहे, चाहे फ्रूट्स रहे, वेजिटेबल्स रहे, वो सब उसमें जब जमा हो जाएगा तो क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है ना, अजीब सा स्मेल आता है, बहुत ही गंदा स्मेल आएगा उसका। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे। कहते हैं कि रास्तों में कीचड़ जो है वो सूख गया है और गांव के लड़के जो है किनारों पे, सड़क के किनारे किनारे झाग भरा हुआ जलाशय, यानी पानी जो जम जाता है उसके ऊपर फेन फेन जैसा दिखेगा, कुछ भी उसमें बह के चला गया हो, सर्फ गया हो, कुछ भी ऐसा उसमें चला गया हो, तो पूरा झाग झाग जैसा रहता है, तो उसके ऊपर बच्चे छपाक उसमें पैर डाल देते हैं। तो वो क्या हुआ, वो सड़े गले पानी में पैर नहीं डालना चाहिए, उससे भी बीमारियां होती हैं। तो बच्चे वो समझते नहीं है और उसमें पैर रख देते हैं। जलाशय, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। कहते हैं आषाढ़ मास में आम और जामुन मिलता है, अभी जैसे कि मिल रहा है, आप लोग खाते ही होंगे, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, चिवड़ा और गुड़ अगहन में यानी कि जनवरी महीने में चूड़ा, अटकुल जिसको आप लोग बोलते हो, चूड़वा बोलते हो, वही उसी को यहाँ पर चिवड़ा लिखा हुआ है, चिवड़ा और गुड़ बेल्लम, वो अगर ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, लाई जानते हैं आप लोग, जानते होंगे, वो मुरमुरा जो रहता है उसको उसमें बेल्लम डाल के वो बनाते हैं लड्डू जैसा, उसी को लाई बोलते हैं। फिर गुड़ की पट्टी ना मिले तो फल्ले पट्टी बोलते हैं ना, उसी तरह से वो होता है। अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो सब ना मिले तो चलेगा, लेकिन बरसात के दिनों में, क्वार के दिनों में उस झाग भरे जलाशय में अगर बच्चे ना कूदे तो वह अच्छा नहीं दिखता है। मैं भीतर उड़क रहा था तो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। एक दो दिन वो उस पानी में कूदे लेकर और बीमार पड़ गए। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, हल्की बीमारी अच्छा लगता है, यानी थोड़ा सा फीवर है तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा
साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। कहते हैं इस बार ज्वर फीवर जो था वो जब चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया, रजाई के ऊपर रजाई डालते गए, फिर भी उनका बुखार नहीं उतर रहा था। उतरा कब? 12 बजे रात के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में दादी माँ नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर शद्य टपके हुए जल की शीतलता। कहते हैं कि उनकी दादी माँ जो थी सफेद किनारे वाली साड़ी पहनी हुई थी, धोती, और उनके बाल जो थे सन जैसे सफेद थे। सन यानी यहाँ पे सन का मतलब वो सूरज नहीं है, सन का मतलब एक तरह का उसे रस्सी तैयार करते हैं, मोटी सी रस्सी तैयार करते हैं, उसको सन बोलते हैं। अब आप लोग ये भी पूछेगा अब सन किससे तैयार होता है? मैं जानती हूँ, आपको बताऊंगी तो शायद आप लोग समझोगे या नहीं समझोगे। वो तूर दाल बोलते ना, उसी का, वो जिस पौधे में होता है उसी पौधे से वो तैयार किया जाता है सन। तो वैसा ही उनका बाल दिख रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, क्योंकि दादी माँ बहुत प्यार करती थी लेखक से। दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरा पोता जो है वो सही सलामत ठीक हो जाए, उसका बुखार जो है वो ठीक हो जाए। कोई भी अगर घर में बीमार रहता है तो उसके सामने किसी को भी कहीं से बाहर से आया तो उसे सीधे उसके पास नहीं जाना चाहिए। पैर हाथ धो के, कपड़े बदल के, ठीक से पैर हाथ जब तक ना धोए तब तक उससे मिलने ना जाए। थोड़ी देर बैठने के बाद ही बीमार से मिलने दिया जाता है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। उनका मानना था, दादी का मानना था कि बाहर से आकर कोई भी उसके पास चला जाएगा तो शायद उसे कुछ हो जाए। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेके मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। पहले जमाने में डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते थे, वैद्य हकीम ये सब होते थे, फिर भी उनके पास लोग नहीं जाते थे। गांव में बूढ़ी औरतें जो होती थी वो पैर का अंगूठा दबा के वो बता सकती थी कि इसको क्या बीमारी है, यहाँ पकड़ के वो छू के बता सकती थी, माथा छू के, पेट छू के, वो हर बीमारी का नाम ही बोल देती थी, ये बीमारी है। वैसे ही लेखक की दादी माँ भी वैसी ही थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। कहते हैं महामारी और विसूचिका यानी जब भी बाढ़ आता है तो इसी तरह कोई ना कोई बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से अगर एक बीमार पड़ता है तो पूरे गांव के लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो उस समय कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगुल और धूप ये सब दे करके सफाई कोई उनसे सीखे। किनसे? तो दादी माँ से सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। डेली कहती थी चादर बदलना, गिलाफ बदलना, सब कुछ डेली वो कहते थे, साफ सुथरा वहाँ रहने देना। बुखार तो मुझे अब भी आता है,
नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत कुछ भी दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। कहते हैं कि जहाँ ज्यादा ध्यान रखा जाता है उस जगह पे अगर मम्मी ज्यादा ध्यान रखती है या फिर दादी है घर में, नानी है, कोई भी है, वो अगर आपका ध्यान ज्यादा रखती है तो आपको लगता है अरे मैं अभी और 10 दिनों तक बीमार रहूं तो अच्छा ही है, इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, जो मांगते वही मिल रहा है। वही लेखक भी वैसे ही थे, वो चाहते थे मुझे बुखार हो, लेकिन अब वो बुखार होना नहीं चाहते हैं। कहते अगर बुखार होगा मुझे तो फिर अगर बुखार लगा तो वही मेष महाराज को जो मन में आया पका के दे जाएंगे, तो खाने के और उसके बाद पीने के लिए डॉक्टर साहब दवाई देंगे, तीता तीता दवाई, उसको देख के ही बुखार भाग जाता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। उनके बड़े भाई थे, उनकी शादी ठीक हुई थी। दादी माँ बहुत खुश थी, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। दिन भर वो गायब रहती थी। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार पड़ोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करो तो होने वाला नहीं। वो अपने आप को केवल ये जताने की कोशिश करती हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा काम करती हूँ। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। किसी काम में भी अगर वो अनुपस्थित रहती हैं तो वो काम लेट से होता है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार यानी कि बाहर बंगले पे दादी माँ किसी पर गुस्सा हो रही थी। देखा पास के कोने में दुख की रानी की चाची खड़ी है, और वहां क्या देखते हैं कि रानी की चाची वहां खड़ी है। सो ना होगा धनो रुपये मैं सूद के साथ आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। वो एक औरत को बोल रही है कि तू आज ही पैसे सबके सारे पैसे दे दो, हमेशा कहती हो फसल होगा देंगे, फसल होगा, कब दोगी, फसल हो गया गया, फिर खत्म हुआ, फिर लगा, फिर गया, फिर कहती है दूंगी मार के। रानी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रहे। दादी माँ पीछे हट गई। वो कहती है कि अगर आप मेरी मदद नहीं कीजिएगा, बिटिया की शादी है, तो फिर बिटिया की शादी कैसे होगी, निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी खत्म। समाप्त। जहाँ तक मैं कठिन शब्द लिखाई आप लोग क्लास वर्क में लिखिएगा, फिर हम लोग कठिन शब्द कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पार्ट कंटिन्यू होता जाएगा ना, तो उसमें कठिन शब्द कुछ और लिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।